सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इदानीं वयं किं करिष्यामः? प्रश्नानाम् उत्तराणि करिष्यामः। अस्यां श्रृङ्खलायां मौखिकप्रश्नाः, वयं तस्य उत्तराणि अपि कुर्यामः। तर्हि आगच्छन्तु, हम और आप दोनों मिलकर प्रश्नों के उत्तर करेंगे, पहले मौखिक और उसके बाद फिर लिखित। तो देखते हैं मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न क्या है हमारा। और पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम वदत। प्रिय छात्राः, अत्र उत्तरम वदत ये लिखा है, लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें बोलना भी है और साथ ही साथ अपनी पुस्तिका में इसे लिखते चलना है ना। तो चलिए, एक पद में इसका उत्तर हम बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। और पहला प्रश्न है हमारा, शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति। शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति ना, शत्रु राज्य किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, क्या बढ़ाते हैं? उत्तर क्या होगा? उत्तरमस्ति कलहम। किस चीज़ को बढ़ाते हैं वो? कलह को बढ़ाते हैं। ऐसे भी आम जीवन में भी जब आप देखेंगे तो जब 2 मित्रों के बीच में मतभेद होता है ना, तो वहाँ तीसरा जो है वो अपनी रोटी सेकने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि वो उस चीज़ को और बढ़ावा देता है। क्यों? ताकि उससे फ़ायदा हो जाए। तो इस प्रकार शत्रु राज्य भी यही काम किया करते हैं
और इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ी बड़ी सरलता से हमने लिख लिया, बोल भी दिया। अब क्या होगा? बिल्कुल, अब आगे के जो शेष प्रश्न इस खंड में रह गए उसके उत्तर आप स्वयं करने वाले हैं। और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तर्हि प्रश्नः अस्ति निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागं वदत। किमस्ति? निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागं वदत। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग बताना है। कैसे? अब तक तो किया हमने। कैसे किया? पद को देखा, उसमें उपसर्ग है या नहीं, इस पे ध्यान दिया हमने। और जैसे उपसर्ग देखा, वहाँ एक प्रत्यय दिमाग में आ जाता है। उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। मैंने पूर्व में ही बताया है आपको। और जिनके साथ उपसर्ग नहीं है उनकी क्या स्थिति रहेगी? तो वहाँ हम धातु को देखेंगे और उसके बाद प्रत्यय को पहचान लेंगे कि कैसे करना है। देखिए, और इस क्रम में पहला पद है हमारा नीति। क्या है पहला पद? नीति। तो इसमें हमें उपसर्ग तो नजर नहीं आ रहा, तो क्या किया हमने? उपसर्ग की जगह पे ये निशान दे दिया, है ना। और उसके आगे फिर चले हम धातु की ओर। तो धातु इसमें है नी धातु। नी अर्थात ले जाना। नी अर्थात ले जाना। और प्रत्यय हो गया अक्तिन प्रत्यय। तो हमारा पद बन गया नीति। अर्थात किसकी ओर ले जाएगा ये नीति? ज्ञान की ओर, है ना। नीति का काम भी तो वही है, ज्ञान देना। और अगला पद है हमारा, अगला पद है आश्रित्यः। क्या है? आश्रित्यः। अत्र तो उपसर्ग अस्ति ना? अस्तु, उपसर्ग अस्ति आ। किमस्ति? आ उपसर्ग है ना यहाँ। और धातु कौन सा है? श्री। श्री धातु। और इसके साथ लगा दिया प्रत्यय हमने ल्यप प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ सर्वदा ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा प्रत्यय है ना, जो उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा पद बन गया आश्रित्यः। आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से ल्यप प्रत्यय और पद बना आश्रित्यः। और इस प्रकार से मैंने तो 2 पदों को आपका बता दिया किस तरह से प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। और जो शेष रह गए उसे कौन करेगा? जो शेष रह गए हैं वो आपके लिए हैं, उसका अभ्यास आप करने वाले हैं। आप पुस्तक की सहायता से, आपकी पुस्तक में मैं बच्चों में बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ कि आपकी पुस्तक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। अगर आपने ध्यान दे दिया, आप 100 में 100 अंक लेकर आएंगे। तो ध्यानपूर्वक इसके जो शेष बच गए हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग करने को, उसे आप स्वयं करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अब लिखित अभ्यास की ओर। और लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ लिखत दिया ना, अर्थात लिखना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि आपको एक पद में लिखना है या एक वाक्य में लिखना है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने विवेक से काम करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? पूर्ण वाक्य में लिखेंगे उत्तर, है ना। तो चलिए, प्रश्न क्या है? अशांति सागरस्य कूलम अध्यासीनः कः दृश्यते। अशांति सागरस्य कूलम अध्यासीनः कः दृश्यते। अशांति के सागर के किनारे पर स्थित कौन दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ी ये चर्चा का विषय रहा पाठ में। क्या था वो? उत्तर देखें। अशांति सागरस्य कूलम अध्यासीनः संसारः दृश्यते। अशांति के सागर के तट पर स्थित कौन दिख रहा था? पूरा संसार ही दिख रहा, क्योंकि कहीं भी अगर अशांति व्याप्त होगी तो उसका प्रभाव तो बताया ही कि सार्वभौमिक होता है
तो यहाँ उत्तर क्या हमारा हुआ? अशांति सागरस्य कूलं मध्यासीनः संसारः दृश्यते। एवं प्रकारेण शेष प्रश्नस्य उत्तराणि भवन्तः एव करणीयाः। अर्थात इस प्रकार से शेष प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही करना है। तो इस प्रश्न को आप पूर्ण करने वाले हैं स्वयं, और हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और इस प्रश्न में क्या करना है देखते हैं, मैं और आप दोनों मिलकर। अधोलिखित पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुत। अधोलिखित पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुत। क्या करना है? नीचे लिखे पदों को अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करना है। अर्थात संस्कृत में आपको वाक्य निर्माण करना है। कैसे? बिल्कुल आसान है। पदमस्ति अयम, क्या पद दिया है? अयम अर्थात यह, और यह पुल्लिंग में होता है। तो वाक्य क्या बनाएंगे? वाक्यों का निर्माण हम लोग पूर्व से ही बनाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। कैसे? कर्ता और क्रिया को उचित स्थान पे व्यवस्थित रूप में रख देना है और वाक्य बन गया। देखिए, अयम मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। आप इससे इतर भी कोई वाक्य बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसी कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आपको पाठ से ही संबंधित वाक्य बनाने हैं या क्लिष्ट वाक्य बनाने हैं। बिल्कुल नहीं, आपको आसान से आसान वाक्यों का निर्माण करना है। छोटे से छोटे वाक्य हो सकते हैं वो। अयम अश्वः अस्ति, अयम विद्यालयः अस्ति, अयम बालकः अस्ति। इस प्रकार से आप छोटे वाक्य भी बना सकते हैं। तो एक तो मैंने बना दिया, अब तो शेष रह गए कुछ पद। तो उनसे वाक्य निर्माण कौन करने वाला है? आपको ही करना है वो। तो बाकी के पदों से वाक्य निर्माण आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना? तो और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर, प्रश्न संख्या 3। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है? संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। कैसे? चलिए देखें। पद है हमारा परोपकारः। क्या है? परोपकारः। संधि विच्छेद करने के लिए आपको ध्यान देने योग्य क्या चीज़ होती है? उसका उच्चारण, कि किस प्रकार से हम उसे उच्चारित कर रहे हैं। तो क्या पद है हमारा? परोपकारः। परोपकारः। और संधि अगर हमने पढ़ा है तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे? पर उपकारः, पर धन उपकारः, परोपकारः। हुआ ना? कैसे? यहाँ किन किन वर्णों की संधि हो रही है? पर, अ और उ। अ और उ मिलकर क्या बन रहा है? ओ। और ये कौन सी संधि हो गई? बिल्कुल, स्वर संधि के अंतर्गत यह गुण संधि है। और यहाँ किस प्रकार से हमने विच्छेद किया? पर धन उपकारः इति परोपकारः। और इस प्रकार हमने एक तो बना लिया, शेष के आपको स्वयं ही करने हैं। तो कीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है? चलिए देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार मानकर और आपको प्रश्न निर्माण करना है। किंतु यहाँ कुछ त्रुटि रह गई है। क्या? वो देखिए। कारणे ज्ञाते, पहला प्रश्न है हमारा, कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते। यहाँ इस वाक्य में, पुस्तक में रेखांकित करना भूल गए, तो क्या करें? तो वहाँ हमने रेखांकित कर दिया। कैसे? जहाँ विभक्ति युक्त पद हैं उसे रेखांकित किया और प्रश्न निर्माण कर लिया। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते। अत्र रेखांकित पदमस्ति निवारणस्य। तर्हि प्रश्नं किं भविष्यति? प्रश्न क्या होगा? तो प्रश्न होगा कारणे ज्ञाते
कस्य उपायोऽपि ज्ञायते। अत्र प्रश्न सूचक पदमस्ति कस्य। तर्हि प्रश्नमस्ति कारणे ज्ञाते कस्य उपायोऽपि ज्ञायते। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न निर्माण कर लिया और शेष के वाक्यों में आपको अपने विवेक का परिचय देना है कि आपको किस पद को रेखांकित करना है और प्रश्न का निर्माण कर लेना है। क्योंकि ये त्रुटि तो रह गई है ना, लेकिन उसका समाधान भी तो होना चाहिए। तो वो समाधान कौन करेंगे? मैं और आप मिलकर करेंगे। तो शेष के जो वाक्य हैं उसके लिए प्रश्न निर्माण आप स्वयं करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है? बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब तक तो भाई इतने प्रकृति प्रत्यय विभाग कर लिए हैं कि ये तो बिल्कुल ही खेल प्रतीत होता है ना? ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? चलिए देखिए, प्रकृति प्रत्यय विभाग में क्या क्या कौन कौन से क्रम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उसमें देखते हैं उपसर्ग, उसके बाद धातु और उसके बाद प्रत्यय। तो चलिए करते हैं इसका विभाग। पहला पद है हमारा उक्तम। क्या है? उक्तम। इसमें उपसर्ग है क्या? नहीं है। तब कहाँ चलेंगे फिर हम लोग? धातु की ओर। और धातु है हमारा वच धातु। वच धातु के साथ अक्त प्रत्यय और रूप निष्पन्न हुआ उक्तम। और अगला जो है वो क्या है? आश्रित्य। इससे तो आप परिचित हैं। कैसे? आ उपसर्ग यहाँ है, आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु के साथ ल्य प्रत्यय है ना, आसान। और बन गया आश्रित्य। और शेष जो रह गए उसके विभाग कौन करेंगे? बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार हैं, वो आप स्वयं करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। और इस आ गई आपकी स्मरण शक्ति के जांच की बारी। कैसे? तो देखिए इस प्रश्न में क्या करना है। इस प्रश्न में आपको आपने अब तक कितने शब्द रूपों को याद कर लिया, इसका परिचय देना है। कैसे? देखिए, अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों में आपको क्या करना है? इसके मूल शब्द बताने हैं, विभक्ति बताना है और फिर वचन की जानकारी भी आपको देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्रम में हमारा पहला पद है अशांतेह। क्या है? अशांतेह। और मूल शब्द क्या है इसमें? मूल शब्द है अशांति। और अब विभक्ति की बारी आ गई। तो ये अशांति किसके अनुसार चला? ह्रस्व इकारांत शब्दों के अनुरूप इसके रूप को देखेंगे। तो ह्रस्व इकारांत में हमने कौन कौन से शब्द रूप याद किया था? कुछ है स्मरण में? नहीं? मुनि। मुनि है ना ह्रस्व इकारांत। तो उसी के अनुसार इसका रूप हम निर्धारित करेंगे। तो रूप फिर ये किस विभक्ति का हो गया? ये हो गया आपको पंचमी। और यहाँ षष्ठी भी दिया है। दो दो विभक्तियां हैं क्या इसमें? जी, क्योंकि पंचमी और षष्ठी दोनों के ही एक वचन में रूप होता है मुनेह। और यहाँ हमने क्या किया? मूल शब्द क्या था? अशांति। तो पंचमी और षष्ठी में कौन सा रूप हो जाएगा यहाँ? अशांतेह। अशांतेह। तो ये पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों में प्रयोग होगा। और वचन कौन सा होगा? तो वचन तो मैंने पूर्व में ही बताया कि यह एक वचन में है। तो यहाँ वचन भी निर्धारित कर लिया हमने। अब आगे के जो पद रह गए हैं उनका मूल शब्द, विभक्ति और वचन सभी का परिचय आप अपनी स्मृति से देंगे। और हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ती हुई कहाँ तक पहुँच गई? प्रश्न संख्या 7 तक। देखिए इसमें क्या करना है हमें। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। अर्थात जो वाक्य दिए हुए हैं वो किस वचन में होंगे?
बिल्कुल एक वचन में होंगे, तभी तो उसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करने को बोला जा रहा है। और इसके लिए हमें एक उदाहरण भी दे रखा है। वो उदाहरण क्या है? महापुरुषः अस्ति। यह वाक्य एक वचन का है, महापुरुषः अस्ति। और इसको जब हमने बहुवचन में परिवर्तित किया तो बन गया महापुरुषाः सन्ति। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है बच्चों कि आपको पूर्ण वाक्य को ही बहुवचन में परिवर्तित कर देना है। इससे पहले हम लोग एक शब्द को, एक पद को परिवर्तित किया करते थे, लेकिन इसमें पूरे वाक्य को ही बहुवचन में परिवर्तित कर देना है। तो चलिए देखें, इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न क्या है? विद्वान कथयति। विद्वान कथयति, एक विद्वान कह रहा है। तो बहुवचन में जब इससे परिवर्तित करेंगे तो इसके लिए भी आपको शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तभी तो विद्वान का आप बहुवचन बता सकेंगे। तो चलिए, इसका बहुवचन क्या होगा? बहुवचन होगा विद्वान का विद्वांसः। विद्वांसः कथयन्ति। क्या बना वाक्य हमारा बहुवचन में? विद्वांसः कथयन्ति। और इस प्रकार से आपको शेष वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कर देना है। और हम लोग इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। 2 स्तंभ दिए हैं, क और ख, और उसमें कुछ पद हैं, उनके विपरीतार्थक पद आपको देने हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब 2 स्तंभ में दिए हैं पदों को मिलाने के लिए तो उसे चिन्हों के माध्यम से मिलाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्या करना चाहिए? वहाँ हमें जो शब्द है ना, उसका विपरीत अर्थ वाले जो शब्द हैं उसके सामने लिखेंगे तो वो सही तरीका होगा और याद करने में भी आसानी होगी। तो चलिए देखें, इस क्रम में पहला पद हमारा क्या है? पहला पद है स्वार्थः। अब स्वार्थः, इससे संबंधित हमें स्तंभ ख में ढूंढना होगा कि इसका विपरीतार्थक क्या होगा। तो स्वार्थ का विपरीतार्थक क्या होता है? बहुत अच्छे, परमार्थ। तो यहाँ हमने विसर्ग को लुप्त कर दिया ना, परमार्थः, ये होगा उसका विपरीतार्थक। तो स्तंभ ख से इसको चुनकर और इसके सामने हमें लिख देना है। तो यहाँ किया है स्वार्थः, स्तंभ ख से लिया हमने परमार्थ, और दोनों को आमने सामने लिख दिया। इसी प्रकार से अन्य जो हैं उसको आपको करना है। स्तंभ क के शब्दों के सामने ही स्तंभ ख के विपरीतार्थक को लिखना है और प्रश्न संख्या 9 को संपन्न करना है आपको, है ना? और बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या करना है? क्या करना है देखिए, स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। यहाँ 2 स्तंभ दिया है, स्तंभ क और स्तंभ ख, और उसमें दिए हैं कुछ शब्द। स्तंभ क के शब्दों को विपरीतार्थक दिया है स्तंभ ख में, और आपको क्या करना है? दोनों ही स्तंभों का मिलान करना है। कैसे करेंगे? चिन्हों के माध्यम से? बिल्कुल नहीं। चिन्हों के माध्यम से जैसे ही आप मिलान करते हैं वह तरीका आपका गलत होगा। कैसे मिलान करना चाहिए फिर? देखिए कैसे मिलान करते हैं, इस प्रकार से। स्तंभ क में हमारा शब्द है स्वार्थः। तो स्वार्थः, इसका विपरीतार्थक हमें ढूंढना होगा स्तंभ ख में। तो हमें मिल गया वहां परमार्थः। हमने क्या किया? स्वार्थः के एकदम सामने स्तंभ ख में परमार्थः को लिख दिया, और ये बिल्कुल सही तरीका है। आप इससे आसानी से याद भी कर लेंगे और जो शिक्षक होंगे आपके, उन्हें जांच करने में भी आसानी होती है। तो सही तरीके से इसका मिलान करना है, बिल्कुल उसके सामने सामने शब्दों को लिख डालना है। तो शेष जो बच गए उनके विपरीतार्थक आप स्वयं मिलान कर लेंगे। और हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नों के अंतिम पड़ाव पे, अर्थात अंतिम प्रश्न पे। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है देखते हैं।
कोष्ठान्तर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्तस्थानानि पूरयत्। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, अर्थात सही शब्द का चुनाव करना है और वाक्य को पूर्ण कर लेना है। कैसे? तो मैंने एक किया है, देखिए, अशांतेः कारणम तस्याः निवारणोपायश्च। हमने पाठ में पढ़ा था कि इसको पूर्ण करने के लिए किस शब्द की आवश्यकता है, तो हमने उस कोष्ठक से लिया है सावधानतया चिंतनीय, और इस प्रकार हमने वाक्य को पूर्ण किया। आपको भी कोष्ठक में दिए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूर्ण करना है। कैसे? पाठ की भी सहायता ले लेना है थोड़ा, है ना। और इस प्रकार से हम पूरे प्रश्नों को हमने इसका हल कर लिया। और इससे आगे फिर क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं कुछ, उसके हल आप निकालते हैं, और सबसे अंत में होता है हमारा योग्यतायाः विस्तारः। यह भी तो शेष है ना अभी, तो चलिए अब योग्यता का विस्तार भी कर लेते हैं थोड़ा। तर्हि समयः अस्ति योग्यतायाः विस्तारः। योग्यता का विस्तार भी तो आवश्यक है ना। क्यों? ताकि आपकी क्षमता विकसित हो, आपके लेखन शैली विकसित हो और सोचने समझने की क्षमता का भी विकास हो। तो इसलिए हम योग्यता विस्तार को छोड़ नहीं सकते ना। तो चलिए योग्यता विस्तार भी कर लेते हैं। योग्यतायाः विस्तारः। पठित पाठेन विश्वशान्तये जनजागरणं कर्तुं प्रयासः कृतः। इस पाठ में जो हमने पाठ पढ़ा, उस पाठ में क्या किया गया है? तो विश्व शांति के लिए जन जागरण करने का प्रयास किया गया है। जिन बातों की चर्चा हमने उस पाठ में किया, किन बातों की चर्चा किया था हमने? अशांति, जिसके कारण पूरा देश ही अव्यवस्थित हो जाता है। एक छोटी सी बात अगर घर में हो जाती है तो सारे घर के जो जितने सदस्य हैं ना, वो सारे उथल पुथल में हो जाते हैं, है ना। ये तो देश की बात है। तो इन सभी बातों की चर्चा हमने पाठ में किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पठित पाठ में हमने क्या किया? विश्व शांति के लिए जन जागरण करने का प्रयास किया गया है। इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। अस्य पाठस्य संदेशः अयमेव अस्ति यत् शान्त्या एव विश्व कल्याणं भवेत्। और इस पाठ का यह संदेश भी है। यह पाठ संदेश देता है हमें। क्या संदेश देता है? शांति के द्वारा ही विश्व कल्याण की कामना हो सकती है। अगर सभी जगह शांति व्याप्त हो जाए तो कहीं कलह की संभावना ही नहीं रहेगी, असंतोष ही नहीं होगा, असहिष्णुता नहीं होगी। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ द्वेष नहीं होगा, वैर नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, और सभी लोग किसी प्रवृत्ति में रहेंगे? परोपकारी बने रहेंगे। वहाँ सभी के मन में परोपकार की भावना विकसित होगी। ऐसे देश की कामना हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और इससे आगे फिर क्या कहा? किंतु नाना कारणैः संप्रति संसारे अशांति अनुभूयते। लेकिन क्या है इस समय? विभिन्न कारणों से संसार में अशांति व्याप्त है। अशांति का अनुभव किया जा रहा है। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा के कारण, तो कहीं किसी दूसरे देश के आक्रमण के कारण इस प्रकार की अशांति व्याप्त है। कहीं कोई महामारी के द्वारा अशांति व्याप्त है। तो इस प्रकार अभी विभिन्न कारणों से अशांति का अनुभव किया जा रहा है। इससे आगे फिर द्वेषः, असहिष्णुता, अविश्वासः, असंतोषः, स्वार्थः चादयः दुर्गुणाः प्रवृद्धाः सन्ति। और इस समय किन चीज़ों की वृद्धि हो गई है? तो आपसी द्वेष की, असहिष्णुता की, अविश्वास की, असंतोष की और स्वार्थ जैसे दुर्गुणों की वृद्धि हो गई है। जैसे ही द्वेष बढ़ा, आपके अंदर की शांति खत्म हो गई, असहिष्णुता आ गई, आप बिल्कुल भी
स्थिर नहीं रह सकते, हमेशा दूसरे को चोट पहुंचाने में लगे रहेंगे, मन व्याकुल रहेगा, अविश्वास, आज किसी के ऊपर विश्वास नहीं रह गया, कोई संतोष नहीं अपने मन में रखा, सभी असंतुष्ट दिख रहे हैं, सभी के अंदर स्वार्थ की भावना विकसित हो गई है, परमार्थ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो ये सारे ही विचारणीय प्रश्न हैं, ये सारी ही बिंदुएं विचार करने योग्य हैं। ततः कुतः शांति, तो फिर शांति कहाँ से आएगी जब मन में इतनी दुर्भावनाएं होंगी, इतने दुर्गुण होंगे, तो क्या शांति की कामना हो सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना? शांति की कामना की जा सकती है क्या इस परिस्थिति में? बिल्कुल नहीं, असंभव होगा ये। शांति भारतीय दर्शनस्य मूल तत्वम अस्ति। शांति तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व कहा गया इसे। इयम शांति धर्म मूला च अस्ति, और यह शांति कैसी है? यह धर्म मूलक है, यह मूल इसका धर्म ही है। तो क्यों ना इस शांति की हम कामना करें? क्यों हम आपस में द्वेष रखें? आपस में प्रेम से, स्नेह से क्यों नहीं रह सकते? असहिष्णुता की भावना को क्यों अपने अंदर विकसित होने दे रहे हैं? इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है और अपने अंदर इन दुर्गुणों को कभी बैठने नहीं देना। आश्रय ही नहीं मिलेगा तो वो रहेंगे कहाँ, है ना? अपने अंदर इतने परोपकार की प्रवृत्ति भर लेनी है, इतना स्नेह भर लेना है, इतना प्रेम भर लेना है कि ये सारे दुर्गुण, ये दुर्भावनाएं हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। अग्रे अस्ति धर्मो रक्षति रक्षितः इति प्राचीनः संदेशः विश्वस्य अस्तित्व रक्षणाय प्रेरयति। धर्मो रक्षति रक्षितः, तात्पर्य यहाँ यह है कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करता है ना? ये प्राचीन संदेश विश्व के अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। धर्मस्य 10 लक्षणानि सन्ति, और धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। कौन कौन से हैं वो लक्षण? क्या परिचित हैं आप? नहीं तो सुनिए। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। क्या कहा गया? पुनः एक बार चलिए। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? धृति अर्थात आपका धैर्य, क्षमा, आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि कोई कितने भी अधर्म करे आप उसको क्षमा दान दे दें। अगला है दम। दम अर्थात आप अपने मन को वश में रखिए। अस्तेयम, चोरी नहीं करना, हमेशा सत्य के रास्ते पे रहना। शौचम अर्थात आपकी पवित्रता। किसकी पवित्रता? मन से, वाचा से, कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से आप पवित्र रहें। अगला है इंद्रिय निग्रह, अर्थात आपकी इंद्रियां आपके वश में हो। ये नहीं कि आप यहाँ हैं, आपका मन कहीं और भ्रमण कर रहा है। तो इन सभी पे आपका नियंत्रण हो। उसके आगे धी अर्थात आपकी बुद्धि। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। उससे आगे है विद्या। विद्या यह भी धर्म का लक्षण है। और अगला सत्य। सत्य के विषय में क्या बताऊं? सत्य आप खुद ही समझ गए, है ना, कि हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए। और उससे आगे है अक्रोध, अर्थात आपके अंदर किसी भी प्रकार से क्रोध का वास ना हो। क्योंकि जब ये क्रोध आपके अंदर आएगा ना, आपकी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपके अंदर जो भी अच्छे गुण हैं वो सारे समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए इन 10 को धर्म का लक्षण कहा गया। ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। तत्पश्चात किमस्ति? तत्पश्चात अस्ति क्रिया अनुशीलनाय, अर्थात
आपके करने के लिए, आपके अनुशीलन के लिए क्या करने चाहिए, आपको क्या करना है। आगच्छन्तु वयं सर्वे शिक्षकाः छात्राश्च समये समये किमपि किमपि कुर्याम। क्या कहा? आइए हम और आप सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं सभी साथ साथ आएं और समय समय पर कुछ कुछ करें, अर्थात कुछ प्रायोगिक कार्य करें। अनुशीलन, उनका अनुशीलन अपने जीवन में करने के लिए कहा जा रहा है। जिन बातों को हमने सीखा उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारें, उनके ऊपर किस तरह आप प्रोजेक्ट वर्क जो तैयार करते हैं उसे तैयार करने को कहा जा रहा है, जिसमें पहला है इतिहास शिक्षकस्य सहयोगेन प्रथम विश्वयुद्धस्य द्वितीय विश्वयुद्धस्य च पृष्ठभूमिं जानीयाम ततो दुष्परिणाम अवगच्छाम। उसके दुष्परिणामों को भी जानना है। आपको इतिहास के शिक्षक की सहायता लेनी है और उनकी सहायता से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, उसके परिणाम क्या थे, उनकी पृष्ठभूमि को जानना है और उसे तैयार करना है। और फिर क्या कहा, इसके बाद क्या कहा, आधुनिक समये विविध स्तरेषु अशान्तेः यद् वातावरणं निर्मीयमानं दृश्यते तस्य कारणानि परिस्थितिं च अवगच्छाम। और आधुनिक समय में विभिन्न स्तरों से आपको क्या करना है, अशांति का वातावरण यदि निर्मित होता दिखे तो उसके कारणों को और उसकी परिस्थिति को अवश्य जानने का प्रयास करना है, तभी तो उसका निवारण का उपाय ढूंढ सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी, धराशायी रह जाएंगी। इसलिए अभी इस समय क्या करना है, हमें विविध स्तरों पे जाके अशांति का अगर वातावरण निर्मित होता दिखे तो उस चीज़ को हमें उसके कारण तक पहुंचना है और उसकी परिस्थिति को भी जानने का प्रयास करना है ना। ये सारी चीज़ें आपके जीवन से संबंधित हैं। नहीं तो क्या होता है, आप अपने मित्र की ही बात ले लीजिए, किसी दूसरे की बातों में आकर उसने आपसे बातें करना बंद कर दिया, आप क्या करेंगे, आप भी उससे बातें करना बंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए आपको, उसे पकड़ के उससे पूछिए कि क्यों मुझसे तुम बात नहीं कर रहे, है ना। तभी तो वहाँ मित्रता आपकी बनी रहेगी, नहीं तो फिर वो मित्रता बिल्कुल तुरंत ही वो खत्म हो जाएगी। आपने जैसे ही उससे बातें करना बंद कर देंगे तो वो मित्रता वहीं पे समाप्त हो जाएगी। आपका क्या कर्तव्य है, उससे पूछना कि बात नहीं करने का कारण क्या है। और फिर आगे क्या कहा, अस्माभिः समाज स्तरे जाति भेदस्य संप्रदाय भेदस्य धर्म भेदस्य वर्ग भेदस्य क्षेत्र भेदस्य च आधारेण जायमानानाम् अशांति कारणानां निराकरणाय प्रेरकाः कार्यक्रमाः आयोजनीयाः। और हमें क्या करना चाहिए, छात्रों और शिक्षकों को, केवल छात्र और शिक्षक ही क्यों, समाज के हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह समाज स्तर पे जाति भेद, संप्रदाय भेद, धर्म भेद, वर्ग भेद, क्षेत्र भेद इत्यादि के आधार पर जो अशांति के कारण उत्पन्न हो रहे हैं उनके निराकरण के लिए निरंतर प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि यह अशांति कहीं भी अपना घर न बसा सके और सर्वत्र शांति व्याप्त हो। एक शांत जीवन की कामना करें। ये शांति आपके समाज में जब आएगी, आपका घर शांत होगा, क्षेत्र शांत होगा, राज्य शांत होगा और देश में भी सर्वत्र शांति ही व्याप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने यह योग्यता विस्तार भी कर लिया और प्रयास करना है कि अपने जीवन में अशांति कहीं से भी ना आने दें। इसके लिए कार्य तो कठिन है, लेकिन क्या करना है, विचार करना है, अपने आप को इस रूप में ढालना है कि हमें हमेशा शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। तो उसके लिए कहीं भी इस तरह की अगर आपको परिस्थिति उत्पन्न होती नजर आए तो उसके निराकरण का उपाय तुरंत एकदम ढूंढ लेना है और अपने को शांत कर लेना है ना।
तो इस प्रकार हमने इस पाठ को तो पढ़ लिया, पाठ का समापन हो गया। आपको अब क्या करना है? आपको करना है कि अपने उत्तर पुस्तिका में, अर्थात आपकी कॉपी जिसे कहते हैं आप, उसमें आपको सुंदर, साफ सुंदर लिखावट में सभी प्रश्नोत्तर को लिखना है, याद करना है और उसे अपनी बुद्धि में बिठा लेना है। फिर हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगली चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Telekovic ka na niya. Dia ka na. अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन
हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।